हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी बीएड थर्ड ईयर की क्लास थर्ड। पिछली क्लास जो सेकंड क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे एक प्रीमोडियल जर्म सेल से एक स्पर्म बनता है। प्रीमोडियल जर्म सेल से स्पर्मेटिड बनता है जो अगतिशील होता है और वो जो स्पर्मेटिड होता है उससे गतिशील शुक्राणु का निर्माण होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस देखी थी। आज हम जो स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ के जो टाइप हैं वो पढ़ेंगे एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। कशाब के आधार पर सबसे पहले इसके अंदर जो पाए जाने वाले जो कशाब होते हैं, जो स्पर्म की स्ट्रक्चर होती है उसमें देखा होगा कि ऊपर वाला जो पार्ट हेड होता है और उसमें एक धागेनुमा संरचना होती है जिसे कशाब बोलते हैं। तो कशाब के आधार पर दो प्रकार के शुक्राणु होते हैं। एक होता है कशाबी शुक्राणु और एक होता है अकशाबी शुक्राणु। जिसके अंदर कशाब उपस्थित होता है वो कशाबी शुक्राणु और जिसके अंदर कशाब अनुपस्थित होता है वो अकशाबी शुक्राणु। कशाबी शुक्राणु भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कशाबी शुक्राणु और एक होता है द्विकशाबी शुक्राणु। जिसमें एक कशाब पाया जाता है उन्हें एक कशाबी शुक्राणु कहते हैं और ये किसमें पाए जाते हैं? कशेरुकी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। द्विकशाबी जिसमें दो कशाब पाए जाते हैं और ये होते हैं टोडफिश के अंदर। ठीक है। अकशाबी शुक्राणु जिसके अंदर कशाब क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, वो होते हैं अकशाबी और इसका एग्जाम्पल है एस्केरिस। एस्केरिस के अंदर जो स्पर्म होता है उसके अंदर कशाब नहीं होता है, उसके अंदर अमीबोइड गति होती है। एस्केरिस के अंदर जो शुक्राणु होते हैं उसके अंदर अमीबोइड गति होती है। फिर होता है शीर्ष या हेड के आधार पर, हेड का जो आकार होता है उसके आधार पर जो शुक्राणु होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। स्फेरोइडल जो गोलाकार होते हैं अस्थिल मछलियों में पाए जाते हैं। लेंस शेप्ड होते हैं वो उभयचरों में पाए जाते हैं। क्रोक स्क्रू शेप्ड जो होते हैं वो कुछ टोड और उपास्थल मछलियों में पाए जाते हैं। हुक शेप्ड जो होते हैं वो चूहों में पाए जाते हैं। एंड स्पून शेप्ड होते हैं मैन एंड मैनी अदर एनिमल्स। ये इंपॉर्टेंट है कि जो हम आगे पढ़ेंगे मैन के अंदर जो स्पर्म होता है उसके शेप, तो उसकी जो शेप होती है हेड की वो स्पून शेप्ड होती है। सेक्स क्रोमोसोम के आधार पर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं लिंग गुणसूत्र, उनके आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फीमेल स्पर्म सेल, एक होता है मेल स्पर्म सेल। हमें पता है कि जो मेल होते हैं उसमें दो प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई। तो वह स्पर्म जो एक्स क्रोमोसोम को कैरी करता है, एक्स क्रोमोसोम को ले जाता है, तो वो क्या करता है फर्टिलाइजेशन के बाद वह स्पर्म जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा तो वो फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल ऑफस्प्रिंग बनाएगी, मतलब फीमेल को, मतलब संतति जो होगी वो पुत्री होगी। तो वो फीमेल स्पर्म सेल हो गई। और मेल स्पर्म सेल वह स्पर्म सेल जो फर्टिलाइजेशन के बाद मेल ऑफस्प्रिंग बनाती हैं, जो पुत्र को जन्म देते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं वाई क्रोमोसोम को कैरी करते हैं। तो स्पर्म के जो सेक्स क्रोमोसोम है उसके बेस पे दो टाइप के हो गए, फीमेल स्पर्म सेल एंड मेल स्पर्म सेल। ठीक है। अब हम निषेचन की क्षमता के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ओलिगोपाइरिन, एक होता है यूपाइरिन। ओलिगोपाइरिन वह स्पर्म सेल जिसमें फर्टिलाइजेशन की क्षमता नहीं होती है। जो वीर्य होता है उसमें जो पाए जाने वाले स्पर्म्स होते हैं, ये स्पर्म दो टाइप के, जो अगर फर्टिलाइज्ड होते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन की क्षमता होती है वो ओलिगोपाइरिन, और जिसमें फर्टिलाइजेशन की क्षमता नहीं पाई जाती है वो यूपाइरिन। ठीक है। तो हमने तीनों के बेसिस पे कशाब के आधार पर कशाबी और अकशाबी, शीर्ष के आधार पर स्फेरोइडल, लेंस शेप्ड, क्रोक स्क्रू शेप्ड, हुक शेप्ड एंड स्पून शेप्ड, और सेक्स क्रोमोसोम के आधार पर फीमेल स्पर्म सेल एंड मेल स्पर्म सेल, और निषेचन की क्षमता के आधार पर ओलिगोपाइरिन एंड यूपाइरिन। ये हो गए स्पर्म के टाइप अलग अलग बेसिस पे। अब हम पढ़ेंगे जो शुक्राणु की संरचना है उसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो इसकी संरचना सबसे पहले देखी थी ह्यूमन स्पर्म की। जो ह्यूमन स्पर्म है उसकी सबसे पहले संरचना देखी थी। सबसे पहले इसको ह्यूमन स्पर्म को देखा था ल्यूवेनहोक, जो एंटन वॉन ल्यूवेनहोक हैं, इन्होंने सबसे पहले शुक्राणु को देखा था। इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि इसका जो शेप होता है, जो शुक्राणु का जो हेड होता है वो हेड कौन सा होता है? स्पून शेप्ड में होता है। तो इसका शेप हो गया स्पून शेप्ड। इसकी जो साइज़ होती है वो 0.0 मिलीमीटर
होती हैं। और अगर माइक्रोमीटर में बात करें तो ये कितना होता है 50 माइक्रोमीटर या 50 माइक्रोमीटर इसकी साइज़ होती है मिलीमीटर में, और ये माइक्रोमीटर में। इसका जो मूवमेंट होता है वो 4 मिलीमीटर पर मिनट होता है। पर मिनट में ये 4 मिलीमीटर क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इसका जो लाइफ स्पान होता है, जीवन काल, आफ्टर इजैकुलेशन के बाद कितना होता है 24 आवर्स, 24 घंटे तक ये जीवित रहते हैं। स्खलन के बाद शुक्राणु वीर्य में पाए जाते हैं। कि शुक्राणु कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वीर्य में, सीमेन में होते हैं। सीमेन किससे मिलकर बना होता है, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा मिलकर क्या बनाते हैं, सीमेन बनाते हैं। और पर इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं, रिलीज्ड होते हैं। पर इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं, रिलीज्ड होते हैं। स्पर्म का जो मुख्य 3 भागों में विभाजित किया गया है, सिर, मध्य भाग और पूंछ, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। इसका जनरल इंट्रोडक्शन वापस देख लेते हैं। इसका शेप्ड होता है स्पून शेप्ड। इसका जो साइज़ होता है वो 0.05 मिलीमीटर होता है। मूवमेंट इसका 4 मिमी पर मिनट होता है, 4 मिलीमीटर पर मिनट। और लाइफ स्पान होता है इसका आफ्टर इजैकुलेशन 24 आवर्स होता है। शुक्राणु वीर्य में पाए जाते हैं और किससे मिलकर बना होता है, स्पर्म एंड सेमिनल प्लाज्मा से। जो स्पर्म होता है पर इजैकुलेशन पर 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं, रिलीज्ड होते हैं। स्पर्म के 3 भाग, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। अब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हेड पार्ट है। हेड पार्ट में ये एक्रोसोम और ये न्यूक्लियस है। हेड पार्ट और जो मिडिल पीस है उसके बीच का जो भाग होता है उसे कहते हैं नेक। नेक में 2 सब यूनिट होती हैं। इसमें जो तारकाय होता है, सेंट्रियोल होता है, वो प्रेजेंट होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल हैं, ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर उपस्थित होते हैं। जो डिस्टल सेंट्रियोल है, इससे एक अक्षय तंतु का निर्माण होता है, एक्सेल फिलामेंट। ये एक्सेल फिलामेंट पूंछ तक फैली रहती हैं और इसके अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया जुड़कर एक माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल बनाते हैं मेन स्पाइरल रिंग के चारों ओर, तो उसे बोलते हैं निबेन कर्ण। और इसके अंदर पाया जाने वाला जो साइटोप्लाज्म है, ये जो शुक्राणु है, इसके चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली और जो ये एक्सियल फिलामेंट है, इन दोनों के बीच में जो कोशिका साइटोप्लाज्म है, ये एक पतली झिल्ली के रूप में पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, मैनचेट कहते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल है, इस माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल के सबसे एंड में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसका कार्य अज्ञात है, लेकिन कुछ बुक्स में बताया गया है कि जो ये रिंग सेंट्रियोल है, ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल को नीचे खिसकने से रोकता है। और ये हो गई इसकी टेल। तो टेल किससे मिलकर बनी होती है, टेल में एक्सेल फिलामेंट भी होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है और कोशिका झिल्ली भी होती है। तो 3 चीज़ों से मिलकर टेल बनी होती है। मिडिल पीस में क्या क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल होते हैं, निबेन कर्ण जो माइटोकॉन्ड्रिया से बने होते हैं, मैनचेट जो यहाँ स्थित जो साइटोप्लाज्म होता है बिल्कुल ही कम मात्रा में एक झिल्ली के समान उपस्थित होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मैनचेट कहते हैं। और एक्सेल फिलामेंट जिसका निर्माण किससे होता है, डिस्टल सेंट्रियोल या दूरस्थ तारा केंद्र से होता है। और ये ऊपर की तरफ डिस्टल सेंट्रियोल और प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एक दूसरे के 90 डिग्री पर स्थित होते हैं। और इसमें जो हेड होता है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गई स्पर्म की स्ट्रक्चर। अब हम इसके सिर की जो हेड है उसकी बात करते हैं। तो शुक्राणु में आगे का जो भाग होता है वो हेड होता है। विभिन्न कशेरुकीय प्राणियों में इसका आकार अलग अलग होता है। हमने ऊपर सबसे पहले सिर के आकार के आधार पर देखा था कि अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। इसके जो मेन 2 स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं, एक होता है एक्रोसोम और एक होता है केंद्रक। ठीक है, एक्रोसोम स्पर्म के सबसे आगे एक केप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी से होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो एक्रोसोम है, हेड के अंदर प्रेजेंट होने वाला एक्रोसोम
का निर्माण किससे होता है? तो इसका निर्माण होता है गोल्जी बॉडी में। इसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम व कुछ एक्रोसोमल पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं। इसके अंदर एक्रोसोम के अंदर पाया जाने वाला जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, ये क्या करता है, जो जब ये है अंडाणु को भेदता है, अंडाणु में पाए जाने वाली जो झिल्लियाँ होती हैं, अंड झिल्लियाँ, इनको भेदता है। तो अंड झिल्लियाँ किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है। तो इस प्रोटीन का लयन करने के लिए, इस प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्रोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। इसके जो प्रमुख एंजाइम हैं वो होते हैं एसिड हाइड्रोलेज, एसिड फॉस्फेटेज, हाइलुरोनिडेज, एक्रोसोमिन एंड एक्रोसिन। इसके ये प्रमुख एंजाइम हैं। ये हाइलुरोनिडेज है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो प्रमुख एंजाइम एसिड हाइड्रोलेज, एसिड फॉस्फेटेज, हाइलुरोनिडेज एंड एक्रोसोमिन एंड एक्रोसिन। निषेचन के समय एक्रोसोम अंडाशय में प्रवेश करने में हेल्प करता है। तो मैंने बताया था कि अंडाणु के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? अंड झिल्लियाँ पाई जाती हैं, और अंड झिल्लियाँ किससे बनी होती हैं? प्रोटीन से। तो इस निषेचन के समय क्या करता है? उन अंड झिल्लियों को भेदने में मदद करता है। केंद्रक और एक्रोसोम के बीच में कोशिका द्रव्य की एक पतली परत पाई जाती है, जिसे एक्रोसोमीय कोशिका द्रव्य कहते हैं। जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक के और एक्रोसोम के बीच में, केंद्रक और एक्रोसोम के बीच में क्या पाई जाती है? कोशिका द्रव्य की एक पतली परत पाई जाती है, जिसे एक्रोसोमीय कोशिका द्रव्य कहते हैं। फिर आते हैं, बात करते हैं केंद्रक के बारे में। जो केंद्रक होता है, स्पर्म के हेड में एक्रोसोम के ठीक पीछे की तरफ केंद्रक पाया जाता है। सबसे ऊपर एक्रोसोम है और एक्रोसोम के नीचे क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक शुक्राणु के सिर का अधिकांश भाग बनाता है। यही इसकी आकृति को निर्धारण करता है। जो हेड होता है, ये हेड किस शेप का होगा, उसका निर्धारण कौन करता है? केंद्रक करता है। केंद्रक मुख्य रूप से क्रोमेटिन पदार्थ का बना होता है। क्रोमेटिन पदार्थ में क्या क्या होते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। तो ये क्या है? क्रोमेटिन पदार्थ होता है। तो केंद्रक में मुख्य रूप से, केंद्रक जो होता है मुख्य रूप से क्रोमेटिन पदार्थ का बना होता है। प्रोटीन प्रमुख रूप से क्षारीय प्रकृति का हिस्टोन होते हैं। जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो कौन से होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। इसके अंदर केंद्रक आनुवंशिक गुणों का वहन करता है, क्योंकि केंद्रक के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमेटिन पदार्थ। ये डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल। इसीलिए क्या करता है? आनुवंशिक गुणों का वहन करता है केंद्रक। हेड के दो मेन फंक्शन होते हैं। एक होता है अंडाणु को भेद कर शुक्राणु के केंद्रक एंड तारक केंद्र अंडाणु में प्रवेश कराना। जो अंडाणु को भेदेगा तो शुक्राणु का जो हेड पार्ट में जो पाया जाने वाला केंद्रक है, और नेक पार्ट में पाया जाने वाला जो तारक केंद्र भी कौन सा? जो समीपस्थ तारक, प्रोक्सिमल जो सेंट्रियल होता है, उसको अंडाणु में प्रवेश कराना, और दूसरा इसका आनुवंशिक गुणों को अंडाणु तक पहुंचाना। पहला कार्य एक्रोसोम करता है और दूसरा केंद्रक करता है। मध्य भाग, मिडिल पीस। शुक्राणु के केंद्रक के ठीक पीछे का भाग मध्य भाग कहलाता है। शुक्राणु के मध्य भाग का अग्रभाग नेक कहलाता है। शुक्राणु का जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक के पीछे का जो भाग होता है वो क्या होता है? शुक्राणु के केंद्रक के ठीक पीछे का भाग मध्य भाग होता है, और शुक्राणु के मध्य भाग का जो अग्रभाग होता है उसे क्या बोलते हैं? नेक। मध्य भाग का अग्रभाग नेक कहलाता है। इस भाग में दो तारक केंद्र या सेंट्रियोल पाए जाते हैं। एक होता है प्रोक्सिमल निकटस्थ तारक केंद्र, और एक होता है दूरस्थ तारक केंद्र डिस्टल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल, ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर स्थित होते हैं। निषेचन के बाद, ये इम्पोर्टेंट है कि निषेचन के वक्त जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है वो अंडे को दे दिया जाता है, और ये विदलन में मदद करता है। हमने यहाँ देखा था कि हेड के दो कार्य होते हैं। एक तो होता है केंद्रक को भेजना, केंद्रक और तारक केंद्र को अंडाणु में प्रवेश करना। तो केंद्रक तो क्या करेगा? आनुवंशिक सूचना होती है उसको ले जाता है, और तारक केंद्र क्या करेगा? जो विदलन होता है, जाइगोट बनने के बाद जो विदलन होता है, उस विदलन में जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है वो हेल्प करता है। ठीक है। दूरस्थ तारक केंद्र से अक्षीय तंतु, जो एक्सियल फिलामेंट होता है, उसका निर्माण होता है। स्तनधारी प्राणियों में माइटोकॉन्ड्रिया अक्षीय तंतु के चारों तरफ सर्पिलाकार
कुंडलों के रूप में पाया जाता है। जो जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया, वो माइटोकॉन्ड्रिया जुड़कर क्या करते हैं, जो एक्सियल फिलामेंट होता है उसके चारों ओर क्या बनाते हैं, एक स्पाइरल रिंग बनाते हैं, ये एक सर्पिलाकार कुंडलन का निर्माण करते हैं जिसे हम निबेन कर्ण कहते हैं। तो निबेन कर्ण किससे मिलकर बने होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से बने होते हैं। उस पूरी स्ट्रक्चर को हम निबेन कर्ण कहते हैं। ये शुक्राणु को गति के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराता है। ये है शुक्राणु को गति के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराता है। संपूर्ण कोशिका को प्लाज्मा मेम्ब्रेन घेरे रहती है। जो संपूर्ण शुक्राणु होता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन घेरी रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरल व प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य एक गाढ़ा कोशिका द्रव्य की परत पाई जाती है जिसे मेनचेट कहते हैं। हमने ऊपर जो कोशिका की हमने स्ट्रक्चर देखी थी शुक्राणु की, इसमें इसके चारों, मैंने बताया कि इसके चारों ओर क्या पाई जाती हैं, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। इसमें यहाँ ये जो एक्सियल फिलामेंट हैं और जो कोशिका झिल्ली है उसके बीच में ये पतली परत पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, मेनचेट कहते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और स्पाइरल, जो माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल है उसके बीच में गाढ़े कोशिका द्रव्य की परत पाई जाती है जिसे मेनचेट कहते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल के नीचे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे रिंग सेंट्रियोल कहते हैं। इसका कार्य अज्ञात है, लेकिन कुछ बुक्स में बताया गया है कि जो ये रिंग सेंट्रियोल होता है, जो निबेन कर्ण होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल होती है उसको नीचे की तरफ खिसकने से रोकने का काम करता है रिंग सेंट्रियोल। ठीक है। ये हो गया पूरा मध्य भाग। केंद्र के ठीक पीछे स्थित होता है। अग्रभाग को, जो मिडिल भाग का जो आगे का भाग होता है उसको नेक कहते हैं। इसमें दो तारक केंद्र होते हैं, एक होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल। और जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है उसको तो अंड विभेदन के समय क्या किया जाता है, अंडाणु में डाल दिया जाता है ताकि ये किस में मदद कर सके, विदलन में। और दूरस्थ तारक केंद्र से क्या बनता है, एक्सियल तंतु का निर्माण होता है। एक्सियल तंतु के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रियल जो सर्पिलाकार कुंडलों के रूप में पाया जाता है जिसे निबेन कर्ण कहते हैं, जो ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। स्पाइरल और माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल व प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य एक गाढ़े कोशिका द्रव्य की परत पाई जाती है जिसे मेनचेट कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल के नीचे क्या पाया जाता है, रिंग सेंट्रियोल पाया जाता है। पूंछ, टेल की, ये शुक्राणु का सबसे पिछला लंबा व सकरा भाग होता है। यह है शुक्राणु का सबसे पिछला लंबा व सकरा भाग होता है। यह अक्षय तंतु, कोशिका द्रव्य आवरण तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है। इसके अंदर, टेल के अंदर एक्सियल फिलामेंट भी होता है। कोशिका द्रव्य आवरण, जिसे हम क्या बोल रहे थे, मेनचेट, वो भी प्रेजेंट होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अक्षय तंतु पूंछ के मध्य में स्थित होता है और इसका विकास किससे होता है, दूरस्थ तारक केंद्रक से होता है। ये जो संरचना है कशाभ की, इसके अंदर जो पाया जाने वाला कशाभ होता है, ये जो पूंछ होती है इसकी कसाब के समान संरचना होती है। कशाभ का जो तंतु होते हैं उसके समान होती है। 9+2 तंतुओं का बना होता है। 9+2 से मतलब है कि जो एक इसका अगर हम काट देखेंगे, अनुप्रस्थ काट देखेंगे तो 9 केंद्रीय तंतु परिधि में पाए जाएंगे और 2 केंद्रीय तंतु कहाँ पाए जाएंगे, केंद्र में। तो इसका क्या अरेंजमेंट होता है, 9+2 मतलब 9 परिधीय केंद्रीय तंतु और 2 केंद्रीय तंतु होते हैं। शुक्राणु में संचित भोजन सुरक्षात्मक कवच का पूर्णतः अभाव होता है। जैसे अंडाणु के अंदर उसके बाहर सुरक्षात्मक कवच के लिए उसके अंड झिल्लियाँ पाई जाती हैं और उसमें संचित भोजन भी होता है योग के रूप में। तो शुक्राणु में ऐसा नहीं होता है। शुक्राणु में संचित भोजन एंड सुरक्षात्मक कवच का क्या होता है, पूर्णतः अभाव होता है। यह केवल पैतृक आनुवंशिक सूचनाओं को अंडाणु तक पहुंचाता है। जो भी पैतृक आनुवंशिक सूचना होती है उसको अंडाणु तक पहुंचाता है और अंडाणु के विकास के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, ये हो गया इसका
टेल वाला भाग वापस देख लेते हैं। इसमें क्या होते हैं, एक्सियल फिलामेंट होते हैं, जो मेन से कोशिका द्रव्य आवरण होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जो एक्सियल फिलामेंट होते हैं वो पूंछ के मध्य में स्थित होते हैं और इसका निर्माण किससे होता है, दूरस्थ तारक केंद्र से होता है। यह संरचना कसाब के समान होती है और इसमें क्या अरेंजमेंट होता है, 9+2 का तंतु, जो इस कसाब के अंदर जो तंतु होते हैं उन तंतुओं का अरेंजमेंट होता है 9+2, मतलब 9 तंतु जो होते हैं परिधि में पाए जाते हैं तो 9 परिधीय तंतु, और 2 केंद्र में तो 2 केंद्रीय तंतु इसके अंदर पाए जाते हैं। अंडाणु के समान इसमें संचित भोजन एंड सुरक्षात्मक कवच क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, के समान नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि अंडाणु में संचित भोजन भी होता है योग के रूप में और सुरक्षात्मक कवच के रूप में अंडझिल्लियाँ पाई जाती हैं, लेकिन शुक्राणु में ये सब नहीं पाए जाते हैं। यह केवल पैतृक आनुवंशिक सूचना को अंडाणु तक पहुंचाता है। पैतृक आनुवंशिक सूचना कौन सी किसमें होती हैं, जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस उसके अंदर, और अंडाणु के विकास के लिए प्रेरित करता है। शुक्राणु जनन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें हम देखेंगे तो जो शुक्राणु जनन है, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, इसके फलस्वरूप अगुणित नर युग्मक या शुक्राणु का निर्माण होता है। अगुणित नर युग्मकों या शुक्राणु का निर्माण होता है। इस क्रिया में पैतृक गुणसूत्र की संख्या आधी संख्या घटकर आधी रह जाती है। आधी मतलब जो युग्मक बनता है, जो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट में आधे गुणसूत्र किससे आते हैं, शुक्राणु से, और आधे किससे आते हैं, अंडाणु से आते हैं। तो इसमें जो शुक्राणु होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है। शुक्राणु जनन की जो गोलाकार स्पर्मेटिड सेल से पूंछ युक्त गतिशील स्पर्म का निर्माण होता है। जो स्पर्मेटिड सेल होती हैं ये स्पर्मेटिड सेल गोलाकार होती हैं और इसमें कशाभ नहीं पाया जाता है, मतलब ये अगतिशील होता है। इस अगतिशील सेल से क्या बनती है, गतिशील स्पर्म सेल का निर्माण होता है, जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया को पूरा करता है। शुक्राणु जनन की क्रिया के फलस्वरूप एक प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका से 4 स्पर्मेटिड सेल या 4 स्पर्म बनते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगी, 4 स्पर्मेटिड बनेंगे। इन 4 स्पर्मेटिड से क्या बनेंगे, 4 स्पर्म बनेंगे। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। शुक्राणु का योग्यता अर्जन, जो कैपेसिएशन होता है वो कहाँ होता है। अब कैपेसिएशन इन द सेंस कि जो शुक्राणु का जो हेड पार्ट होता है, उस हेड पार्ट में जो एक्रोसोम पाया जाता है, तो इस एक्रोसोम के बाहर भी कुछ झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। जब ये इन झिल्लियों का हटना या इन आवरणों का हटना क्या कहलाता है, कैपेसिएशन। एक्रोसोम के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण का हटना कैपेसिएशन होता है, क्योंकि जब एक्रोसोम पर पाए जाने वाले आवरण हटेंगे तभी ये क्या करेंगे, जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम किस पे जाएंगे, अंड झिल्लियों पर जाएंगे, और अंड झिल्लियाँ होती हैं जो प्रोटीन से बनी होती हैं और उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो सबसे पहले इसका एक्रोसोम पे पाए जाने वाले आवरण का हटना ज़रूरी है, और इसका हटना क्या कहलाता है, कैपेसिएशन या योग्यता अर्जन कहलाता है। और ये योग्यता अर्जन होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट या मादा जनन पथ में। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में सेल स्टेज की करेक्ट सीक्वेंस क्या है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है उसमें सेल स्टेज में कौन कौन सी सीक्वेंस होती हैं, तो सबसे पहले आती हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनते हैं, स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं स्पर्मेटिड्स, एंड स्पर्मेटिड से बनते हैं स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। स्पर्मेटिड अगतिशील होते हैं और स्पर्म गतिशील होते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटिड्स, और इससे बनेगा स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। गति के लिए स्पर्म का कौन सा पार्ट एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, यहाँ पार्ट की बात कर रहा है, कौन करा रहा है वो नहीं, कौन सा पार्ट करवाता है, तो जो मिडिल पार्ट है वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है। क्योंकि मिडिल पार्ट में क्या होते हैं, निबेन कण, जो माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल किस में प्रेजेंट होते हैं, मिडिल पार्ट में। और माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल किससे बना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का, और माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो कौन सा पार्ट हो गया इसका, मिडिल पार्ट। स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान कौन सा विभाजन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो पूरी प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन से विभाजन होते हैं, इसमें माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन भी होता है एंड समसूत्री विभाजन भी होता है।
ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस किस हार्मोन द्वारा इंड्यूस्ड होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस की जो पूरी प्रोसेस है, जब होने वाली जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस किस हार्मोन के द्वारा इंड्यूस होती है, किससे प्रेरित होती है? तो ये फोलिकल हार्मोन सच फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा क्या होती हैं? इंड्यूस्ड होती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन, नेट में भी पूछा गया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस किस हार्मोन द्वारा इंड्यूस्ड होता है? तो सच फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा। स्पर्म का एक्चुअल जेनेटिक पार्ट कौन सा होता है? जेनेटिक पार्ट कौन सा होता है? हेड, क्योंकि हेड में ही क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ही क्या प्रेजेंट होते हैं? डीएनए। तो डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस हेड में प्रेजेंट होता है, तो इसका एक्चुअल जो जेनेटिक पार्ट होता है वो हेड होता है।